हेलो एवरीवन, वेलकम द लेक्चर 17th ऑफ वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग सेकंड। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक। और लास्ट टॉपिक यूनिट फर्स्ट का जो है वो है फाउंडेशन ट्रीटमेंट ऑफ द ग्रेविटी डैम्स। ग्रेविटी डैम्स जहाँ पे भी आप कंस्ट्रक्ट करोगे, हमने ये ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ कि ग्रेविटी डैम काफ़ी हैवी डैम होता है क्योंकि कंक्रीट का बना हुआ होता है। तो इस टाइप के जो भी डैम्स होते हैं, उन डैम्स की जो फाउंडेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए ग्रेविटी डैम के लिए जो फाउंडेशन का जो ट्रीटमेंट करना हो इन द केस किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे, किसी साइट पे, तो उसके लिए क्या क्या रेमेडीज़ वगैरह है और क्या क्या ट्रीटमेंट्स उसके लिए हैं इम्प्रूवमेंट करने के लिए फाउंडेशन को, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहला जो पॉइंट्स है वो है द फाउंडेशन ऑफ द ग्रेविटी डैम शुड बी हार्ड, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड इम्परवियस। इम्परवियस का जो यहाँ पे मेन रोल है वो ये है कि जब इम्परवियस लेयर होती है तो उसके नीचे जो वाटर इन केस अगर प्रेजेंट है तो वो वाटर इसके थ्रू इम्परवियस लेयर के थ्रू आउटफ्लो नहीं होगा। ओके, आउटफ्लो नहीं होगा तो इसका एडवांटेज कहाँ मिलेगा? जहाँ पे अपलिफ्ट प्रेशर एक्ट करता है डैम के ऊपर, तो वहाँ पे जो सीपेज थ्रू फाउंडेशन हम पढ़ते हैं, इसमें फाउंडेशन के नीचे जो सीपेज होगा उसको कहीं ना कहीं वो प्रिवेंट करेगा। और अपलिफ्ट प्रेशर का जो मेन रोल है वो ये है कि वो डैम को अनस्टेबल करने की कोशिश करता है। ओके, सेकंड पॉइंट है द इम्परवियसनेस ऑफ द फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अपलिफ्ट प्रेशर डिपेंड ग्रेटली अपॉन द सीपेज। देखो, जो बात भी हम डिस्कस कर रहे थे वही बात उसने यहाँ पे भी कह दी है कि इम्परवियसनेस जो होगा फाउंडेशन का वो अपलिफ्ट प्रेशर के केस में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा, क्योंकि अपलिफ्ट प्रेशर उससे रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है अपलिफ्ट प्रेशर इज इंक्रीज व्हेन सीपेज इज मोर। जब सीपेज ज़्यादा होगा किसी फाउंडेशन से, ओके, अपस्ट्रीम फेस में क्या होगा, वाटर पूरा फिल होगा, तो इसके थ्रू क्या होगा, सीपेज होगा। तो सीपेज जब होगा तो उसके सीपेज के बाद वो वाटर, जो सीपेज वाटर है, वो कहीं ना कहीं से आउटफ्लो करने की कोशिश करेगा, तो वो डैम की फाउंडेशन से आउटफ्लो होगा और डैम को अपलिफ्ट करने की कोशिश करेगा। तो अपलिफ्ट प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा जब सीपेज की वैल्यू ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हैंस द रेंडर द फाउंडेशन वाटरप्रूफ और इम्परवियस इट हैज़ टू बी सुटेबल ट्रीटेड। तो किसी साइट्स पे आपको फाउंडेशन इम्परवियस के लिए वाटर प्रूफिंग भी करना होता है। ओके, और सुटेबल ट्रीटमेंट जो वहाँ पे है आपको वो अप्लाई करने होते हैं। नेक्स्ट है ऑल द लॉस ओवरलेइंग सॉइल फ्रॉम द साइट इज रिमूव्ड एंड सॉलिड रॉकी फाउंडेशन इज रीच्ड। आप तब तक फाउंडेशन का एक्सकवेशन करते हो जब तक कि आपके पास एक सॉलिड रॉक्स फाउंडेशन ना आ जाए। जो टॉप मोस्ट लेयर है, यानी कि जितना भी सॉफ्ट लेयर आएगा आपको वो पूरा रिमूव करना होगा, क्योंकि इसका सेल्फ वेट ऑफ ग्रेविटी डैम भी काफ़ी ज़्यादा होता है और ग्रेविटी डैम वैसे ही आप एक बड़े बड़े स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हो। नेक्स्ट है दिस एस्पेक्ट विल प्रिवेंट द स्लाइडिंग ऑफ द डैम ओवर इट्स फाउंडेशन। अब होगा क्या कि जैसे ही आप रॉकी फाउंडेशन को रीच करोगे तो उसमें क्या होगा कि जब भी आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करोगे तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम भी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इस तरह से होता है। ओके, ये डैम यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे रॉकी फाउंडेशन है और स्लाइडिंग वाला जो केस आता है कि स्लाइडिंग ऑफ द डैम, क्योंकि स्लाइडिंग ऑफ डैम कब होगा, जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स की वैल्यू क्या होगा 1.15 से कम होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो उस केस में डैम डाउनवर्ड को स्लाइड कर सकता है, डाउनवर्ड स्ट्रीम को, क्योंकि अपवर्ड से तो उस पर वाटर प्रेशर लगेगा। तो अगर रॉकी फाउंडेशन होगा तो ये कहीं ना कहीं उसके फ्रिक्शन की वैल्यू को बढ़ाएगा। यहाँ पे रॉक होगा, यहाँ पे रॉक होगा, तो इस स्टेप से ये स्टेप बाय स्टेप इस तरह से बना हुआ होगा डैम, और यहाँ पे ये एक तरह से रजिस्ट करेगा इसकी स्लाइडिंग होने की कंडीशंस को। ओके, नेक्स्ट है अ 3 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ रिच सीमेंट मोर्टार शुड बी लेड ऑन द एक्सकेवेटेड रॉकी फाउंडेशन बिफोर कॉन्क्रीटिंग इज डन ओवर इट।
जब भी आप रॉकी फाउंडेशन तक को रीच आउट कर लोगे, उसके बाद वहाँ पे आपको 3 सेंटीमीटर थिक लेयर का एक रिच सीमेंट यानी कि गुड क्वालिटी सीमेंट का एक पेस्ट बना के वहाँ पे अप्लाई करना होता है। उसके बाद आप वहाँ पे मेन कॉन्क्रीटिंग पार्ट स्टार्ट करते हो। ओके, नेक्स्ट है ऑल द फॉल्ट्स, सीम्स, रॉक्स, क्रस्ट जोन एटसेट्रा शुड बी आइदर मेड गुड और रिमूव्ड फ्रॉम द फाउंडेशन साइड। जितने भी रॉक्स वगैरह हैं, ऐसे रॉक्स जो कि एक पर्टिकुलर लोड के बाद क्रैक कर सकते हैं, जितने भी फॉल्ट्स वगैरह है उनको रिमूव करना होता है। ओके, और वहाँ पे एक स्पेशल ट्रीटमेंट करना होता है फाउंडेशन का। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सीपेज थ्रू फाउंडेशन, ट्रेंचेस मे बी एक्सकेवेटेड नियर हील ऑफ द डैम एंड फिल्ड विद सीमेंट कॉन्क्रीट। तो जिस कहीं पे भी अगर कोई सीपेज है फाउंडेशन के थ्रू, तो जहाँ पे जितने भी ट्रेंचेज है उसको एक्सकेवेट करके और वहाँ पे आप कंक्रीटिंग से उस ट्रेंच को फिल करोगे, तो वहाँ पे क्या होगा, जो नीचे ट्रेंच जो जिसके थ्रू जो बॉडी है सॉइल का, तो सॉइल के पार्टिकल के थ्रू उसने ट्रैवल करना था वाटर ने, जो कि अब वो नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ पे कंक्रीट से एक इम्परवियस लेयर का वर्क करेगा कंक्रीट। तो उस वजह से जो भी सीपेज के थ्रू, फाउंडेशन के थ्रू जो भी सीपेज होना था वो अब नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है होल्स आर ड्रिल कवरिंग होल ऑफ द फाउंडेशन एंड फिल्ड विद सीमेंट ग्राउट। जितने भी मल्टीपल्स होल करके सीमेंट ग्राउटिंग करते हैं, और ग्राउटिंग से क्या होता है कि उसको स्ट्रेंथ मिलती है सॉइल, इसको सॉइल नेलिंग टाइप का भी बोल सकते हैं हम। सॉइल नेलिंग में क्या होता है कि जब भी एक स्लाइडिंग यहाँ पे स्लाइड जोन है, यहाँ पे मैक्सिमम स्लाइडिंग यहाँ पे होती रहती है, तो वहाँ पे हम इसमें होल करके मल्टीपल होल करके पूरे स्लाइडिंग वाले एरिया में मल्टीपल होल करके यहाँ पे इनको ग्राउटिंग करते हैं, सीमेंट ग्राउटिंग करते हैं। तो उससे क्या होता है, एक इसको स्ट्रेंथनिंग, एक डेंस यहाँ पे बन जाता है। तो डेंस जितना होगा उतना वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा और उसकी बॉन्डिंग आपस में बनी रहेगी, तो उससे क्या होगा, ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ओके, नेक्स्ट है इफ द फाउंडेशन इज टू बी ट्रीटेड फॉर लार्ज डेप्थ, द होल आर ऑल्सो ड्रिल फॉर लार्ज डेप्थ। ओके, द होल आर filled with cement grout in stages. Any other fault noticed in the foundation is rectified. अगर इसके अलावा कोई और ऐसे फॉल्ट्स वगैरह हमें मिलते हैं फाउंडेशन में या फाउंडेशन के टाइम पे, तो उसको हम रेक्टिफाई करके उसके स्पेशल ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है सेकंड, इसको लास्ट टॉपिक है, वो सेकंड लास्ट टॉपिक था ट्रीटमेंट ऑफ फाउंडेशन ऑफ डैम, एंड ये लास्ट टॉपिक है आर्च डैम। तो आर्च डैम क्या होता है, आर्च डैम इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 4 मेन टाइप। फर्स्ट होता है कांस्टेंट रेडियस आर्च डैम, वेरिएबल रेडियस आर्च डैम, कांस्टेंट एंगल आर्च डैम। देखो कांस्टेंट एंगल यहाँ पे है, यहाँ पे कांस्टेंट रेडियस है, दोनों में डिफरेंस है। डबल कर्वेचर आर्च डैम। ओके, आर्च डैम का पर्पज ये होता है कि आर्च डैम हम बनाते हैं जहाँ पे क्या होता है, स्पेस कम होता है और आपको मैक्सिमम वाटर वहाँ पे स्टोर करना है और उस पर लोड भी उतना ना पड़े। तो जैसे यहाँ पे कि अगर देखिए हम बात करें, एक यहाँ पे वैली है, इस तरह से कि वैली है, तो यहाँ पे क्या स्पेस कम है, तो आप यहाँ पे इस तरह से एक आर्च डैम बना दोगे। तो आर्च डैम से क्या होगा कि इसको जो टॉप विड्थ है, इसको जो इसमें गेट आप लगाओगे, जो टॉप विड्थ जो है गेट आर्च डैम में मिडिल पे भी होते हैं कभी कभी, तो इसको क्या मिलेगा, इसमें आपको मैक्सिमम डिस्टेंस मिलेगा, ये वाला डिस्टेंस। तो इससे आपका मैक्सिमम जो फोर्स है, जो वाटर फोर्स लग रहा है, वो इक्वली एक बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वली। यानी कि एक ऐसा नहीं कि छोटे से एरिया पे आपने इस तरह डैम बना के सारा लोड इसी पर ट्रांसफर करवा लिया है। तो आर्च डैम का एडवांटेज ये है कि वो कम एरिया में ज़्यादा लोड डिस्ट्रीब्यूट करने की उसमें एबिलिटी होती है। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे कांस्टेंट रेडियस आर्च डैम। कांस्टेंट रेडियस आर्च डैम इन विच आउटर साइड कर्व ऑफ आर्च इज बिल्ट विद कांस्टेंट रेडियस एट ऑल एलिवेशन। ओके, एट द सेम टाइम द इनर कर्व ऑफ आर्च इज कंस्ट्रक्टेड विद डिक्रीजिंग रेडियस फ्रॉम टॉप ऑफ द डैम, टॉप टू बॉटम ऑफ द डैम। तो देखो यहाँ पे देखो, ये पूरा कांस्टेंट रेडियस, यानी कि जो पूरा रेडियस है इसका कांस्टेंट रहेगा बॉटम से लेके टॉप तक का। ओके, नेक्स्ट है वेरिएबल रेडियस आर्च डैम। वेरिएबल रेडियस आर्च डैम, एज इन द नेम इटसेल्फ, द रेडियस ऑफ बोथ
एक्सटीरियर यानी कि आउटर साइड में, एंड इंटीरियर कर्व्स आर वेरिड विद रिस्पेक्ट टू एलिवेशन, यानी कि जो आउटर वाला कर्व इसका होगा, ये वाला कर्व, और जो इनर वाला कर्व होगा उसका रेडियस वेरी करेगा जैसे कि आप एलिवेशन यानी कि हाइट के अकॉर्डिंग। द रेडियस इज मैक्सिमम एट द टॉप, टॉप पे रेडियस ज़्यादा होगा ये वाला, ओके, एंड मिनिमम एट बेस, तो बेस पे इसका रेडियस काफ़ी कम रहेगा, टॉप पे रेडियस ज़्यादा होगा और बेस पे रेडियस कम होगा। In this case also center angle of arch rings are varied at different height, hence it is also called a variable center arch dam। ये इसका डायग्राम है देखो। नेक्स्ट है, जैसे नाम है आर्च, तो आर्च की फॉर्म में ही वो बना हुआ होगा। Constant angle arch dam, constant angle arch dam is a dam in which central angle of every arch ring is constant throughout the height, यानी कि थ्रू आउट द हाइट टॉप टू बॉटम जो इसका एंगल होगा वो सेंटर पे इक्वल रहेगा, इस तरह से ये वाला। आप चाहे बॉटम से चेक करो या उसको टॉप से चेक करो, तो जो एंगल जो बनेगा टॉप या बॉटम से वो इसका इक्वल बनेगा यहाँ पे, ओके। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अलग एंगल बनेगा, इस अलग एंगल बनेगा, यानी कि टॉप से देखें तो इस सेंटर पॉइंट को, या बॉटम से देखें सेंटर पॉइंट को इक्वल दिखाएगा वो एंगल, ओके। ये रहा देखो, ओके। नेक्स्ट है डबल कर्वेचर आर्च डैम। डबल कर्वेचर आर्च डैम इन विच कर्वेचर इज प्रोवाइडेड नॉट ओनली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बट ऑल्सो इन वर्टिकल डायरेक्शन। जो कर्वेचर होता है वो इस तरह हॉरिजॉन्टल ही नहीं जबकि वर्टिकल इस तरह से भी उसको कर्वेचर देते हैं। इट मीन्स द क्रॉस सेक्शन ऑफ डबल कर्वेचर ऑल्सो लुक लाइक कर्व। द होल डैम इज लुक्स लाइक सेल टाइप, सो it is also called cell arch dam, okay। इसका डायग्राम हम देख लेते हैं, इस तरह का देखो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टली भी इसको बना रखा है और इस तरह से भी वर्टिकली भी इसको कर्वेचर फॉर्म में दे रखा है, इसको कहते हैं डबल आर्च कर्व, डबल कर्वेचर। एक कर्वेचर ये वाला है और एक कर्वेचर ये वाला है, ओके। तो ये एज ए जैसे हम देखते थे ग्रेविटी डैम वगैरह में, तो वैसे भी यहाँ पे काम कर लेता है। ये रोड का जो पर्पस है उसको फुलफिल कर लेता है, ओके। और आपको मैक्सिमम देखो यहाँ पे क्या था कि एक माउंटेन यहाँ पे है, सेकंड माउंटेन यहाँ पे है, तो इन्होंने डैम को इस तरह से नहीं बनाया है, इस तरह से डैम इस तरह से बन सकता था, देखो पूरा ऐसे बना के। तो ये डिस्टेंस लगाओ, ये डिस्टेंस कितना कम होता, तो जितना वाटर पूरा रिजर्वायर में बैक एंड पे जितना फुल है रिजर्वायर में, वो सारा का सारा जितना भी उसका फोर्स है वो सारा का सारा फोर्स इस पे लगना था, ओके। तो यानी कि ये उतने फोर्स को रजिस्ट नहीं कर पाता, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसका आपने लेंथ बढ़ा दिया। लेंथ बढ़ाने का मतलब ये है, पर्पस इसका ये है कि आप इसके एरिया को बड़ा कर रहे हैं। तो एरिया बड़ा कर रहे हैं तो इसके लिए उन्होंने आर्च डैम सबसे बेस्ट तरीका है एरिया बड़ा करने का। देखो ये एरिया, इसका लेंथ चेक करो आप, इसका लेंथ और इसका लेंथ, तो कितना ज़्यादा लेंथ वाइज ये वाला आर्च डैम बड़ा है। तो जो फोर्स लगेगा वाटर फोर्स यहाँ से लगेगा, यहाँ से लगेगा, यहाँ से इस इतनी साइड से वाटर फोर्स लगेगा इस पे। तो यानी कहीं ना कहीं वो जो वाटर फोर्स जो लग रहा है अपस्ट्रीम फेस से उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा है, और डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो अपनी वो स्टेबिलिटी को और इंक्रीज करेगा, ओके। समझ गया पर्पस ऑफ आर्च डैम। इसको जहाँ पे स्पेस का जहाँ पे रिक्वायरमेंट प्रॉपर या एडिक्वेट नहीं हो पाता है वहाँ पे आर्च डैम को प्रेफर करते हैं, ओके। तो ये था आपका यूनिट फर्स्ट आज कंप्लीट हो गया है, और यूनिट सेकंड जो है वो आपका है अर्दन डैम। अर्दन डैम यानी कि जो टिहरी डैम जो बना हुआ है वो अर्दन रॉकफिल डैम है। तो आगे जो नेक्स्ट यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे अर्थ डैम के बारे में, कि अर्थ डैम का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या उसके स्टेबिलिटी फैक्टर्स हैं, मटेरियल रिक्वायरमेंट उसमें क्या क्या चाहिए, और उसमें जो वाटर फ्लो करते हैं थ्रू द बॉडी ऑफ डैम, कुछ वाटर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर हम उसमें अलाउ करते हैं जानबूझ के, उसके पीछे क्या रीज़न है उसको हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड में, ओके। यूनिट फर्स्ट में आपके डाउट्स आपको अभी तक हैं तो प्लीज़ उसको आप क्लियर कर लीजिएगा। आपके जो मिड टर्म एग्जाम है उसमें यूनिट फर्स्ट कंप्लीट एंड यूनिट सेकंड कंप्लीट ये दोनों आने वाले हैं, ओके।
यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकेंड। इसको आप ठीक से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।